मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी की लीडर प्रिया चौधरी जी। प्रिया जी, खैर मकदम है आपका। हमने अपने साथ समाजवादी पार्टी की तर्जुमान रोली मिश्रा जी को भी जोड़ा। अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं, अपनी गिरा कद राय हमारे साथ शेयर करती हैं। और शिवाजी सरकार जी हमारे साथ हैं, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा, सियासी तज्जियाकार के तौर पर। हम इन तीनों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं, ये जो निकल कर सामने आ रहे हैं, ये कितने नतीजों में कन्वर्ट हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो सियासत इसके पीछे हुई है, वो जो आकलन किया जा रहा है, वो कितनी सटीक बैठती है, इस पर हम बात करेंगे। तो ये एग्जिट पोल होते हैं, लेकिन हाँ, असली नतीजों के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा 11 तारीख तक का। मैं सबसे पहले शिवाजी सरकार साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगा, फिर सियासी लीडरों की तरफ जाऊंगा। शिवाजी सरकार जी, एग्जिट पोल हमने दिखा दिया, आपके सामने है और उस पर तमाम तरह के आकलन हो रहे हैं। इन एग्जिट पोल को आप किस तरह से देखते हैं? कितने सटीक ये बैठेंगे, कितनी उम्मीद आपको लगती है? एग्जिट पोल्स कई चुनाव में कई तरह से आए हैं। कुछ जगह पे जो है ये जब देखा गया कि एग्जिट पोल्स और जो नतीजे हैं उसमें काफी फर्क भी रहे हैं जी। पिछले कुछ चुनाव में ये भी देखा गया कि एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे हैं और जो असली नतीजे रहे हैं उनमें काफी लगभग बराबरी रही है, एक जैसा रहा है। इसलिए एग्जिट पोल पर पूरा भरोसा तो कभी नहीं किया जा सकता, पर यह है कि हाँ, वो एक ट्रेंड जरूर दिखाता है। और ट्रेंड जिस तरह से आज अब जो पहले के मुकाबले में अब जो है उसकी जो टेक्निक है उसमें काफी सुधार हुआ है, तो उसमें लगता है कि अब जो ट्रेंड वो दिख रहा है वो काफी हद तक लगता है रियलिस्टिक होता है जी। फिर भी एग्जिट पोल होता है, लोगों के आकलन होते हैं और उसमें एडजस्टमेंट बहुत सारी चीजें होती है। सर, हम ना आज इसी पे बात करते हैं। एग्जिट पोल है, अगर ये नतीजों में कन्वर्ट हो गए तो ठीक है, नहीं भी हुए तो हम बात करते हैं अभी जो हाल है फिलहाल। एग्जिट पोल जो बताते हैं अभी हम फिलहाल उसको सही मानते हुए इस पे हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इधर बढ़ना चाहूंगा प्रिया चौधरी जी की तरफ। प्रिया जी, बीजेपी को बड़ा नुकसान होते नजर आ रहा है हर तरफ। अगर हम देखें तो उन्हें मध्य प्रदेश में मुंह की खानी पड़ रही है, टफ मुकाबला है कहीं कहीं तो, और अधिकांश ज्यादातर एग्जिट पोल दिखाते हैं कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में भारी नुकसान हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी कोई भी इलेक्शन होता है तो कंपटीशन तो होता ही है, चाहे हम वहां पर सरकार में रहे हैं या नहीं रहे हैं। और एग्जिट पोल की जहां तक बात है तो हमेशा नतीजे उसके उलट ही रहे हैं। अब पिछली बार के विधानसभा चुनाव का उठा लीजिए या उससे पिछली बार का उठा लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस आता ही है। हालांकि हम इनका भी बहुत सम्मान करते हैं, इन एग्जिट पोल्स का, और जो सीटें दिखाई गई हैं, लेकिन ये विश्वास कहीं ना कहीं है हमें कि हम बहुमत में सरकार बनाएंगे और 2 राज्यों में तो पूर्ण रूप से बनाएंगे। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जहां तक आपने बात करी कि कुछ सीटें लैग कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे रमन सिंह ने जो काम किया है, जनता में जो विश्वास उन्होंने रखा है और जनता ने जो उन पर विश्वास दिखाया है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन छत्तीसगढ़ से अगर आप बात कर रही है तो छत्तीसगढ़ में किसानों का एक तरह से जबरदस्त फेवर कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। मैं रोली जी आपके पास भी आऊंगा। किसानों का फेवर कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। दूसरी बात, वहां पर एक सतनामी समाज है, बहुत बड़ा वोट बैंक। उनके जो गुरुदेव थे उनको, या उनके जो लीडर हैं बड़े, उनको कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया। वही अजीत जोगी के कभी सपोर्टर हुआ करते थे और वो बीजेपी के साथ चले गए थे, बीजेपी को सपोर्ट किया करते थे। वो सतनामी समाज इस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। ताम्रध्वज साहू, जो कि साहू समाज के लीडर हैं बड़े, उनको कांग्रेस ने लास्ट मूवमेंट पे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और यह मैसेज चला गया कि कोई साहू भी सीएम बन सकता है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी आती तो सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह तो नाम पर क्यों नहीं लड़ा? ऐसे में ये चीजें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करती दिखती हैं। क्या चेहरा बनाकर कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? ठीक चेहरा सामने से जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा था, बना के चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने भी चेहरा बना के चुनाव है तो एक चेहरा लेकर आ सकती थी, लेकिन उनके पास चेहरा नहीं है। इमरान साहब, मैं जवाब दे देती हूँ उनके। इमरान साहब, बेसिकली क्या है कि मुझे लग रहा है कि मैडम थोड़ा सा या तो पढ़ के कमाई है या जमीनी जानकारी उनको नहीं है। मैं कोई बात नहीं है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। जी बताइए। सबसे बड़ी चीज ये कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं सभी के देख रही हूँ, चाहे वो किसी भी चैनल के हों, लगभग शाम से बैठी हुई हूँ और सभी से रिसर्च कर रही हूँ। और मैडम कभी अगर मध्य प्रदेश में गई हो तो उनको पता होगा कि सड़कों की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, महिला अपराधों में नंबर 1 पर है, भ्रूण हत्या में नंबर 1 पर है, बाल श्रम में नंबर 1 पर है, और किस तरीके से हत्या, लूट, बलात्कार में मध्य प्रदेश
प्रदेश नंबर 1 पर है। और इस बार यहाँ की जनता ने पूरा मन बना लिया था, मानस बना लिया था कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए। और ऑप्शन की तलाश में बड़े मात्रा में हम लोग 52 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ी है, अन्य दल भी लगे, गोंडवाना 7-8 सीटें बताता है अन्य को आने वाली हैं, तो अन्य तो क्या आप लोग हैं? जो अन्य हैं वो हम लोग हैं। और आज मैं आपको, उस दिन भी मुझे बुलाइए 11 तारीख को, अन्य में आज जो भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से बनेगा उसमें समाजवादी पार्टी का अहम रोल होगा, मतलब बीजेपी को भी मदद की जरूरत पड़ेगी, समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी। मतलब पहली चीज भारतीय जनता पार्टी, अब ये चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सपा बसपा नहीं रह गया है। अब ये चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस जनता रह गया है। इमरान जी, मोदी वर्सेस जनता हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी लहर में सब जीते थे उसी तरीके से इस बार मोदी लहर में सब हार। मोदी की जो नीतियां हैं, जो झूठ है, जो जुमलेबाजी है, और जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी कर दी, कहीं जीएसटी लागू कर दिया, और जिस तरह से महंगाई बढ़ाई, पेट्रोल बढ़ाई, उनके राज्य में महंगाई डाइन थी। ठीक है, जब कांग्रेस का राज था तब महंगाई डाइन थी, और मोदी जी के राज में महंगाई मौसी हो गई। तो उनकी जो मौसियां हैं, सुधार हुआ है लेजिस्लेशन में, वो काबिले तारीफ है। अमेरिका तक उसको फॉलो करना चाह रहा है कि हम सारी स्टेट में, अपनी 50 की 50 स्टेट में उस चीज को लागू कर सकें। वो हम मान गए। और नोटबंदी अमेरिका तो नहीं रही है हिंदुस्तानियों को। बखूबी शिवाजी सरकार एक एक करके बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से की बात हुई तो छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात आप चेहरे पर बात करिए ना पहले, अब पहले चेहरे पर बात करिए। हमारी सरकार जीत रही भारतीय जनता पार्टी, मैडम ने कहा, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में हार रही है। जबकि हार रही तो मैंने बोला ही नहीं मैडम। अगर कोई स्थिति, अगर थोड़ी बहुत मजबूत अगर स्थिति किसी की है भारतीय जनता पार्टी की, तो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में, और कहीं नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। उसमें भी जो बाकी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो चलिए आपने ये तो माना कि वहां पर जीत रहे हैं, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये सब मिलकर ही सरकार बना रहे हैं। हम मिलकर ही बनाएंगे। हम मैं बात करता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। शिवाजी सरकार जी, छत्तीसगढ़ से शुरू करते, एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छत्तीसगढ़ में जो है बड़ा फंसा हुआ मामला दिखाते हैं। कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वहां पर आ रही है। एबीपी का कहना है कि साफ तौर पर वहां पर सरकार बन रही है बीजेपी की। डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और कुछ दिखाते हैं कि वहां पर इस बार जो है कांग्रेस वापसी कर रही है। अजीत जोगी फैक्टर किसके फेवर में जाता, मतलब किसको ज्यादा नुकसान करता दिख रहा है? नहीं, देखिए, अजीत जोगी का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान कर रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कर रहा है। और जिस तरह से अजीत जोगी की फंक्शनिंग है, और इस पर आप आज ये नहीं कह सकते अजीत जोगी जो है, और जैसा कि अगर हम मान लेते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो सही है और कांटे की टक्कर है, और मान लीजिए दोनों की सीटें लगभग बराबर आती हैं, तो अजीत जोगी का एक बहुत अहम रोल होगा कि सरकार वो किसकी बनवाएं और कैसे करें। तो अजीत जोगी फैक्टर्स एज सच जो है, मुझे लगता है कि आज जिस तरह की आज की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें अजीत जोगी फैक्टर जो है वो छत्तीसगढ़ के चुनाव में मुझे लगता है एक अहम रोल जो वो निभाएंगे। वो किस तरह से निभाएंगे, निश्चित रूप से जो फाइनल नंबर्स आ जाएंगे उसके बाद तय होगा। पर एक चीज है, अगर अजीत जोगी आते हैं, अब सवाल है कि अजीत जोगी बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे नहीं, क्योंकि कई जगह ये कहा जाता है कि अजीत जोगी को जो है बीजेपी ने प्रॉप अप किया है। उसके बाद अजीत जोगी जो है चुनाव के बाद जिस तरह से वहां से चले जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं अब तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो अजीत जोगी एक मिस्टिक फैक्टर तो वहां जी है, और उसमें हमें ये देखना है कि सवाल ये है कि क्या वाकई जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं नतीजे उसी तरह से आने हैं या नहीं। क्या रमन सिंह की जो साख थी, क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं रमन सिंह की साख तो अभी भी है, पर उसके साथ एक चीज जो है मैं समझता हूँ जो वहां के चुनाव में जो हुआ है वो कई एक फैक्टर्स हुए। जो नक्सल का जो फैक्टर है और जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो लोगों के दिमाग में काम कर रहा है। उसके अलावा एक जो एग्रीकल्चरल इशू है, और खास करके जो भावांतर के उसमें जो जिस तरह से लोगों को पैसे जो दिए जाने थे किसानों को, उसमें जो डिले हुआ है, तो वो भी एक फैक्टर बना है। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि आदिवासियों को अपने फेवर में लाने में बीजेपी कामयाब रही है इस बार। इतनी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी नहीं थी, 15 साल बाद भी अगर ये कामयाब रही है तो फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कुछ कामयाबी मिलती दिख रही है।
देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि फाइनल रिजल्ट्स आने के बाद ही वो एग्जैक्टली पता चलेगा कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी है तो कितनी रही है। ये डेफिनेटली होता है कि जब बहुत लंबे अरसे से एक जगह पे बैठे होते हैं तो एक नॉर्मल एंटी इनकम्पेंसी होती है जी। और वो बीजेपी के साथ भी दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप कहते हैं हम करेंगे और कर नहीं पाते हैं, ये एक सामान्य राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है। तो वो चीजें हमें यहाँ छत्तीसगढ़ में दिख रही है। पर आज की तारीख में ये कहना कि वो सरकार वाकई नहीं रहेगी, मुझे लगता है वो स्लाइटली प्रिपोस्टरस है। और पर ये भी सही है कि जिस तरह से रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं और डिफरेंट चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं, उसको हम अगर एक कॉमन फैक्टर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि इवन एग्जिट पोल्स में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है छत्तीसगढ़ के उसमें हमें दिखाई पड़ता है। तो वो फाइनल चीजें जो जाके देखिए, सरकार तो किसी की जरूर बननी ही है। और सवाल यह है कि निश्चित रूप से जो बीजेपी सरकार में बनी हुई है वो चाहेगी किसी भी तरह से उनकी सरकार बने और कहीं ना कहीं आज के तारीख में उनका एज दिखाई पड़ता है। हो सकता है 2 दिन बाद जो रिजल्ट्स आए, पर एक मैं ये भी मानता हूं अगर रिजल्ट्स वाकई अगर एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से रमन सिंह के खिलाफ है तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स जो है, नतीजे और नंबर्स जो है कुछ और ही तरह के होंगे। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश की तरफ आना चाहूंगा और मध्य प्रदेश को लेकर के रोली जी भी काफी उत्साहित हैं क्योंकि उनकी पार्टी भी वहां पर लड़ रही है और उनका कहना है कि जमकर लड़ी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किरदार निभाएगी। लेकिन मैं उससे पहले जाऊंगा प्रिया जी के पास। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के 2 बड़े लीडर मैदान में थे, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस ने भी तगड़ी मेहनत की, 15 साल बाद वापसी का बड़ा चांस है। एग्जिट पोल भी दिखाते हैं, कुछ एग्जिट पोल दिखाते हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है वहां पर, कुछ दिखाते हैं बीजेपी की सरकार बन रही है और सीटों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कहां चूक होती नजर आ रही है? अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर टक्कर कांटे की भी है तो कहां चूक होती नजर आ रही है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए कोई चूक नहीं होगी, चूक होगी कांग्रेस के लिए। जब कमलनाथ का जो वीडियो सारी दुनिया ने देखा, जो जातिगत होने के और धर्मनिरपेक्ष होने के जो वो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, वो चीज जब सामने आई कि 90% वोट हमें मुसलमानों का चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये लोग हम पर राज करेंगे और इन लोगों को हम जीतने के बाद देख लेंगे। इन लोग मतलब हिंदू। तो जिस तरह का जातिगत और धर्म समीकरण में ये लोग बदलते हैं वो सारी दुनिया ने देखा है। तो इसीलिए मैं वहां पर ये मानकर चलती हूँ कि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता ने केंद्र सरकार, डबल इंजन के सरकार का काम देखा है केंद्र में और राज्य में। तो दोनों की सरकार को फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता वहां पर फिर से साथ देने जा रही है और फिर से हम वहां पर लेकिन मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप भी देख रही होंगी प्रिया, आप भी देख रही होंगी कि जो बड़े रीजन है, चंबल मध्य प्रदेश का 34 सीटों वाला, वहां बीजेपी को 10 सीटें एग्जिट पोल में मिल रही हैं। विंध्य क्षेत्र वहां पर 56 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी से 20 सीटें जीत रही है। तो ये जो बातें आप कर रही हैं, है ना, तो ये जो आप बात करें, महाकौशल जो कि 49 सीट का है, जहां कमलनाथ का दबदबा है, वहां पर कांग्रेस को बड़ी काफी आगे बढ़ती, हालांकि मुकाबला बराबरी कही 21-26, लेकिन वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को बचा पाई है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं? एक बात से है, इसी तरह के मुद्दों से क्या लोगों ने वोट कर दिया है बीजेपी के लिए? तो क्या सिर्फ एंटी इनकम्पेंसी की वजह से लोगों ने वोट कर दिया है? बाकी चीजें नकार दी हैं और कुछ नहीं देखा है। बाकी चीजें भी तो आधार बनी है ना वोट देने के लिए, बाकी चीजें भी तो बनी है। है ही नहीं मेरी बहन, क्योंकि वहां पर अगर आप ग्राफ जो भी डाटास पढ़ लें, आप रिपोर्ट ले लें, किसी भी प्रकार से आपराधिक चीजों की रिपोर्ट ले लें, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पर है, बलात्कार में महिलाओं के लिए सबसे पहले बलात्कार पर 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, 24 घंटे के अंदर कोर्ट सजा तय करेगा। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ, ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ। तो महिलाओं की तो आप बात करिए ही मत। एक महिला होकर जो सबसे पहले मध्य प्रदेश ने काम स्थापित किया है, उसको आप नकार नहीं सकती हैं। वो पूरे देश के लिए एक आदर्श बना है कि ऐसा काम होता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे एक्शन लिया जाता है और ऐसे ही उन्हें मामा नहीं कहा जाता। पूरे प्रदेश में मामा कहा जाता है, कैसे भूल सकती है? कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करती है, महिलाओं का विश्वास है उनमें, इसलिए तो उन्हें मामा कहा जाता है। लाडली योजना को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, जिस तरह की योजनाएं वो चलाते हैं। शिवाजी सरकार जी, मैं मध्य प्रदेश की चूंकि हम बात करें, मालवा जो इलाका है वहां बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है मध्य प्रदेश में, और 63 सीटों का ये इलाका है, मालवा उत्तर और मालवा ट्राइबल। इधर 63 सीटें मालवा उत्तर में और ट्राइबल में है 28 सीटें। बड़ा इलाका है और बीजेपी का गढ़ है। यहां इस बार हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल कहते हैं, ठीक है, एग्जिट पोल कहते हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं एग्जिट पोल कहते हैं, यहां पर कांग्रेस घुस गई है।
यहां पर कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और खासतौर से रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, ये राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, ये बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र है जो बीजेपी का वोटर है। कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान दोनों का वहां पर बड़ा दबदबा है, वहां पर कांग्रेस घुस गई है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक चीज मैं कहूंगा, उसमें एक चीज जो कांग्रेस ने किया है, अभी तक पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो कांग्रेस के लोग ढूंढे मिलते नहीं थे। इस बार कांग्रेस ने जो अपने कैंपेन स्ट्रेटजीज की है और जिस तरह से उन्होंने पूरे इलेक्शन स्ट्रेटजीज को तय किया है, उसके हिसाब से कांग्रेस का वहां एक कमबैक जो है वो विजिबल दिखता है। सीटें कितनी आएंगी वो एक अलग मुद्दा है, पर कांग्रेस का ये जो स्ट्रेटजीज रही है, लोगों के तक पहुंचना, सबसे पहले पिछले चुनाव में हमने देखा था कांग्रेस के लोग जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो इस बार जो है कांग्रेस वहां तक पहुंची है, लोगों के पास जो है वो जाके बता सकी है कि हम यहाँ हैं। ये मेरे ख्याल में कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा गेन है। और उसके बाद जो है जिस तरह से कांग्रेस के एक सबसे जो डिसएडवांटेज था कि उनका जो वर्कर था, उनके पास एग्जैक्टली कैडर तो नहीं है, वो जो है पिछले चुनाव में अगर देखें वो वर्चुअली मिसिंग मिल रहे थे। तो क्या बीजेपी का वर्कर कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में लड़ गया क्या? नहीं, बीजेपी के साथ एक चीज और हुई है। देखिए, कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है, कांग्रेस में भी इनफाइटिंग नहीं है ऐसा नहीं है, वहां भी इनफाइटिंग है। और कई जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस को उसके इनफाइटिंग की वजह से नुकसान हो रहा है। बीजेपी के साथ जो है सबसे बड़ी जो समस्या आई है मेरे ख्याल में, इतने सालों रहने के बाद जो है उनके जो कैडर है वो कैडर का नंबर स्वेल हो गया। कैडर के नंबर स्वेल होने के साथ साथ उनके एस्पिरेशंस भी बढ़ गए और सीटों के मामले में और बहुत सारी चीजों के मामले में उनकी जो अपनी एक सामान्य जो इच्छाएं होती है वो भी बहुत बढ़ गई। तो उसका जो नतीजा हुआ वो मुझे लगता है कि जिसको एंटी इनकम्बेंसी हम कह रहे हैं, मुझे उससे ज्यादा मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर जिस तरह की चीजें चल रही है, आप गुटबाजी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, कैडर में एक असंतोष कह सकते हैं, वो दिक्कत, क्योंकि मालवा का जो ट्राइबल इलाका है, अब ये देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक भी ठीक ठाक है और 28 सीटें मालवा ट्राइबल में आती है। हम जब देख रहे थे एग्जिट पोल या बात करते हैं, हम लोगों ने भी अपने हिसाब से निकाला, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खरगोन, ये आरएसएस की तमाम मेहनत के बावजूद भी यहाँ आदिवासियों का विश्वास ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल के जरिए नहीं जीतने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है, ये दिख रहा है। बट डिस्पाइट दैट जो है जी उस एरिया में अगर अभी भी आप देखें तो कांग्रेस की जरूर अभी बढ़त हमें दिखती है। उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी 17 सीटें, बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें मिलती हैं यहाँ पर। अभी उसमें एक चीज जो है देखिए वो सही है, पर ऐसा नहीं है कि खास करके अगर आप आरएसएस के कैडर का देखें तो वहां उनकी कोई उपस्थिति कम रही है और उनकी कोशिश पूरी तरह से रही है। और एक जो चीज बीजेपी के साथ अभी भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडवांटेजेस है कि उनकी जो बूथ लेवल प्रेजेंस है वो जो है वो अभी भी काफी अच्छी है। इसलिए जो चीजें हो रही हैं उन सारी चीजों के बावजूद ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रांगर है। ठीक है, इस पर हम और बात करेंगे। मध्य प्रदेश बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा सा और इसको खंगालने की जरूरत है एग्जिट पोल के अनुसार। एग्जिट पोल अब की बार किसकी सरकार, हम आज एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं। आज एग्जिट पोल शाम 5:30 बजे से आने शुरू हुए। अलग अलग मीडिया हाउसेज ने अपने अपने तरीके से अपने एग्जिट पोल दिखाने शुरू किए। कुछ रियासतों में कांग्रेस को सीधी बढ़त मिलती दिख रही है, कहीं बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है और कहीं बीजेपी को भारी नुकसान होता नजर आता है। ये एग्जिट पोल कहते हैं। नताइज में 11 तारीख को तब्दील होंगे। आज हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं और उनके बिना पर ही समझने जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि ये जो बातें हो रही है एग्जिट पोल हो या ना हो सही, लेकिन फिलहाल जो आज की स्थिति या हालात है उस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ अरशद आजमी साहब भी जुड़ गए, कांग्रेस के लीडर हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। अरशद साहब, खैर मकदम है आपका और आपसे ये जानना चाहेंगे कांग्रेस को बड़ा फायदा एग्जिट पोल में, क्या कहेंगे? जी, ये एक चौंकाने वाला सामने जो नतीजे आ रहे हैं, चौंकाने वाला आप लोगों के लिए नहीं बीजेपी के लिए है। जो मुझे लगा आप लोग भरम भरते हैं कि हमसे इस विश्व पटल पे हम सबसे ऊपर हैं। चौक तो आप भी गए होंगे कह रहे थे नतीजे सुन के। आप किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ये देखिए ना। सवाल ये कि किसान परेशान है, जीएसटी से व्यापारी परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट से नौजवान परेशान है, उपम घोटाला तो कल तो गायब थी। जी उपम घोटाला जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। वादे आपने जितने भी किए थे कफन तक पर आपने जीएसटी लगा दी। तो सवाल है कि आप इलेक्शन किस बुनियाद पे लड़ रहे हैं। आपको खुद आप तो खुद समझ पाएंगे इस चीज को कि रिजल्ट जो चौंकाने वाले
आ रहे हैं वो आपके करतूत हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एकदम आप लोगों को क्लीन स्वीप नहीं है, फंसा हुआ है मामला एग्जिट पोल में। राजस्थान में हालांकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी आ रही है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल राजस्थान में भी बीजेपी को बड़ा दिखा रहे हैं, हालांकि उनकी तादाद बहुत कम है, ज्यादातर कांग्रेस के साथ है। लेकिन मध्य प्रदेश में मामला टाइट है। देखिए, एग्जिट पोल कर्नाटक में भी अपना बता रहे थे और दिखा रहे थे, लेकिन नतीजे आपने सामने देखे। ये किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे? बैंक डूब गए हैं, लोग पैसे लेके भाग रहे हैं। 100 करोड़ से ऊपर की जो तादाद है वो 500 लोगों की है, किसी एक के नाम नहीं बता रहे हैं। तो जनता क्या इतनी मूर्ख है कि वो इस बात को नहीं समझ में रही है? वो अच्छी तरह समझ रही है कि वोट किसे देना है। जानती है सर, आप अब तो देखिए उनको ना, पकड़ के लाया जा रहा है। आपने देखा नहीं विजय माल्या का ट्वीट? कह रहे हैं कि मैं पूरा का पूरा बैंकों का पैसा देने के लिए तैयार हूँ। मैडम, लाल धन आ गया, गुलाबी धन आ गया, हरा धन आ गया, पीला धन आया, काला धन कहाँ है? लग गए डर के मारे। काला धन कहाँ है मैडम? काला धन पैसा ले ये काला धन ही तो आ रहा है इस तरह से। आप लोग भगा देते हो नीरव मोदी को, आप लोग माल्या को भगा देते हो, आप लोग कितने सारे मोदियों को भगा पैसे देते देने हो। के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, 2013, 2010, 2008 तक के उनके लोन जो दिए गए थे यूपीए के शासन काल में, वो बीजेपी सरकार उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आवाम पर इसका कितना असर हुआ प्रिया, आवाम पर इसका कितना असर हुआ ये भी देखने वाली बात है। इन असेंबली इंतखाबात को खासतौर से सेमीफाइनल भी माना जा रहा है 19 का, तो आवाम पर इन बातों का कितना असर हुआ ये भी देखने वाली बात है। अर्शद साहब, यही राजस्थान की अगर हम बात करते हैं जहां पर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बड़ी बढ़त दिख रही है, मेरा सवाल यह है कि यहां पर ही वो तमाम बातें हुई, चाहे बजरंग बली आपके हैं, हमारे हैं और अली उनके हैं, और राहुल गांधी जी का गोत्र भी यही पता चला, तो ये तमाम चीजें भी यही हो गई राजस्थान में। तो क्या लगता है बावजूद इसके कांग्रेस यहां से बेहतर करती दिख रही है, इसकी वजह? देखिए, इनके जो वायदे और इनकी जो बातें हैं सिर्फ बातों तक महदूद हैं। ये काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जो है झूठे वादे देकर के जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो इलेक्शन में जनता जो है उसका पूरा बदला दिखाती है, और ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, आप देखिएगा अभी कि इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसके रिजल्ट आने हैं। एग्जिट पोल को भी हम कम आंक रहे हैं कि उन्होंने कम सीटें दिखाई हैं। छत्तीसगढ़ में लेकिन आपको नुकसान होता नजर आ रहा है? छत्तीसगढ़ में देखिए कांटे की टक्कर है, वहां पे थोड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस में कहीं से खता हुई है कांग्रेस से, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे टक्कर दे रहे हैं और आपको नतीजे भी वहां भी देखने को मिलेंगे। जोगी फैक्टर ने आपको निपटवा दिया वहां पर? नहीं, निपटा नहीं दिया है, उससे थोड़ा जाहिर सी बात है, इलेक्शन है, सभी आजाद हैं लड़ने के लिए और सब अपने अपने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का जो मूड है, जनता का मूड वो कुछ और कह रहा है। जनता का मूड जो है इस वक्त बीजेपी के फेवर में कतई नहीं है। इन्होंने देश को जिस तरह डुबाया है, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह कमजोर की है, ऐसा तो देश के ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, जिस तरह खोया है। लेकिन आप ये देखिए कि इन्होंने जिस तरह से आपसी एकता अखंडता का जो इतना बड़ा देश जिस पर गर्व करता था, उसके ताने बाने को इन्होंने डिस्टर्ब किया है। तो बहुत सी चीजें हैं, एक दो फैक्टर नहीं है। किसान, जीएसटी, अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये जो लेकिन देखिए जीएसटी और किसान और बेरोजगारी और नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शन हुए थे और बीजेपी को बड़ा फायदा मिला था। उस वक्त भी ये बातें कही जा रही थी कि इनका नुकसान होगा। तो आप इन बातों को इन स्टेट में क्यों गिना रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अभी आपको बढ़त मिलती दिख रही है, कहीं इसका उल्टा ना हो जाए? वो भी एक झूठ था इनका। नोटबंदी को इन्होंने बताया था काला धन वापस आ जाएगा, और नोटबंदी से इन्होंने बताया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी से इन्होंने पता नहीं कितने फायदे गिनवा दिए थे। तो जनता वेट कर रही थी, उस वक्त इलेक्शन आ गया था, मैं मानता हूं उसका फायदा इनको मिला है। लेकिन उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुए हैं, तो जब उसी जनता ने जिसने इनको उत्तर प्रदेश में बहुत फायदा दिखा दिया था, उन्हीं जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया। ये भी तो देखिए आप। देखिए इमरान साहब, एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ देना चाहती हूँ, कई बार आपको अपने हथियार से भी चोट लग जाती है। आपने सुना ना, अपनी पिस्टल से ही गोली लग जाती कई बार, जो फायर मिस हो जाता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जैसे नोटबंदी लेकर के आई, आपने भाई साहब ने कहा कि नोटबंदी फायदे की ना, नक्सलवाद कहीं खत्म नहीं हुआ, सीमा पर 56 इंच की छाती पता नहीं कहाँ गई, बिल्कुल चली, और किसी भी तरीके से एक सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, उसका भी वीडियो बना रहे हैं। कहीं भी संविधान में, सेना में कहीं भी नहीं लिखा है कि उधर से गोली आई, अब 10 गोली चलाइए, आप वीडियो नहीं बना सकते, इस तरह का सेना को प्रबल बनाया गया, और कैसे
नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ, कश्मीर का आतंकवाद कब हुआ कि नहीं हुआ, पत्थरबाजी वहाँ पे कब हुई कि नहीं हुई, लेकिन आप लोगों को तो पत्थरबाज मासूम नजर आते हैं, स्कूल के बच्चे नजर आते हैं। इसमें हमारी गलती थोड़ा ही ना है कि आपको वो बच्चे नजर आते हैं। पत्थरबाजी कब हुई और इस चीज के आंकड़े हैं, और चाहे वो आंकड़े आप किसी सरकारी संस्था। प्रिया जी एक बात बताइए, प्रिया जी एक बात बताइए, प्रिया जी एक बात बताइए, प्रिया जी राजस्थान में हम फिर एग्जिट पोल पे आते हैं। देखिए हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट को डाइवर्ट नहीं करेंगे, बड़े मुद्दों पर मैं लौट रहा हूँ। रोली जी आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के पास। प्रिया जी सुनिए, हम एग्जिट पोल की पर आज हम बात करें, और बड़े मुद्दों पर तो हम रोज बात करते हैं, उनका इफेक्ट कितना होगा उस पर ठीक है हम बात करें। मेरा ही सवाल है आपसे प्रिया जी, राजस्थान में बीजेपी भारी बुरी तरह से पीछे नजर आती है, वहां कांग्रेस की सरकार एग्जिट पोल में साफ नजर आती बनते। मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो इसका ठीकरा यानी बीजेपी के लिए मामला उल्टा पड़ता है, तो फिर क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर ही फोड़ा जाएगा या फिर सीएम वसुंधरा राजे पर? ये भी क्योंकि अगर क्रेडिट होगा तो फिर जाहिर तौर पर वजीर आजम और अमित शाह साहब ले जाएंगे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा, ये भी बताइए। देखिए सबसे पहले तो हम 11 तारीख के बिना ये कह ही नहीं सकते कि ठीकरा किसके ऊपर फूटना है। इसका मतलब ठीकरा की बात है नहीं, क्योंकि आप बहुत सारी बातें आप क्रेडिट दे रही ना, कुछ अहम बातों को क्रेडिट दे रही ना, इसलिए मैं पूछा। मेरी बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कह दिया हमें कि ये 11 तारीख के बाद हम बता पाएंगे कि ठीकरा किसके ऊपर फूटना है। बनाएंगे इसका वहाँ पे मतलब ठीकरा तो सरकार तो वहाँ पर बनेगी। चाहे योगी मोदी जी की जोड़ी पर जहाँ तक सर ने एक बात कही कि अंदरूनी कलह जो है बीजेपी में आ रहा है, वो अंदरूनी कलह तो कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तभी तो वो कोई नाम सामने नहीं ला पाए। वहां पर अशोक जी चाहते हैं कि सचिन पायलट हारे, सचिन पायलट चाहते हैं अशोक गहलोत हारे, और इस तरह से दोनों की सीटें हार जाए और कोई भी सीएम का दावेदार ना बन पाए, तो ये कलह तो उन्हें होना है। और बीजेपी पार्टी जो है कैडर वोट में विश्वास करती है, बीजेपी बूथ की शक्ति में विश्वास करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मिजोरम की हमने यहाँ पर अभी बात नहीं करी है। मिजोरम में 1200 बूथ हैं, 1200 बूथ की कार्यकर्ताओं की एक सभा अमित शाह ने वहां पर करी थी। 1200 बूथ में से आप यकीन मानेंगे 8000 लोगों ने वहां पर भाग लिया था उस सभा के लिए। तो ये बीजेपी की ताकत है कि बूथ तक उसके कार्यकर्ता खड़े हैं, जैसा कि सर ने कहा। तो ये बड़े हिंदी स्टेट्स पर ये असर दिखेगा, आपको लगता है बूथ की ताकत बड़े हिंदी स्टेट्स पर दिखेगी? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। यही तो मैं कह रही हूँ कि यही हमारी ताकत है, और इसी ताकत के विश्वास पे हम कह रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में। अर्षद जी साफ नकार रही है, प्रिया जी कह रही हैं कि ये एग्जिट पोल गलत है और कि प्रिया जी बीजेपी आ रही है बूथ लेवल पर जी, और कहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरे मिजोरम जैसी जगह मैडम जहां पर हम लोग सर्वाइव ही नहीं करते, वहां पर अगर ऐसा अर्षद जी क्या कहेंगे? और अर्षद जी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की क़यादत पर भी, राहुल गांधी जी की क़यादत को लेकर भी एक बड़ा टेस्ट है, ये सेमीफाइनल है 19 से पहले। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और बड़ी सभाएं की हैं और कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला बीजेपी से डटकर किया है। ये नताइज आप लोगों के लिए, आपके इक़्तिदार, आपकी क़यादत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्षद जी, राहुल जी ने जिस तरह मेहनत की है और जिस तरह देश की जनता ने उन्हें समझा है, वो 11 तारीख को जब रिजल्ट आ रहा है उसके ये अच्छा किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया है अभी इस बात को कि ठीकरा उनके अमित शाह पे गिरेगा या मोदी जी पे गिरेगा। आपके यहाँ भी वही होता है, हार के लिए कोई और जिम्मेदार हो जाएगा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, कमलनाथ या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन जीत के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार? नहीं, हारना होगा, जब हार की बात तो अभी आ ही नहीं रही है। नहीं, मैं तो एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ ना, कुछ लोग आपको हारते हुए दिखा रहे हैं, कुछ लोग जीतते हुए भी, इसलिए राहुल जी की मेहनत, और राहुल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं का कंट्रोल है पार्टी के ऊपर। वो जिसको भी आगे करके इस्तेमाल करके पार्टी के लिए कार्यक्रम करते हैं, तो सारी जिम्मेदारी भी अपने सर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हार के टाइम पर कहीं किसी और को सामने कर दें, लेकिन अभी इन्होंने योजना वहीं पे तो काम कर रही है। अभी जब ठीकरा फोड़ने की बात आपने कही थी इनसे, इन्होंने खुद ही ये बात कही कि 11 तारीख को हम बता देंगे, 11 तारीख को डिसाइड होगा ठीकरा फूटेगा या जीत का सेहरा बंधेगा। हाँ, तो ये अपने डिसाइड करें। सर फूटेगा, ठीकरा जिधर फूटना है, हाँ, या तो कांग्रेस की सर फूटेगा या बीजेपी की सर फूटेगा, क्योंकि ठीक है, मैं लौटूंगा इस चर्चा को, इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे। शिवाजी सरकार जी, ईवीएम पर जो भरोसा है
वो कम से कम बरकरार रहेगा कि नहीं, क्योंकि हमेशा ईवीएम को ही इस मामले में कटघरे में खड़ा किया जाता है। कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती नजर आई एग्जिट पोल में। आज कांग्रेस के किसी भी लीडर के मुंह से नहीं निकल रहा है कि ईवीएम बदलो या ईवीएम नहीं होनी चाहिए या ईवीएम को लेकर के हमें कुछ शक व शुबहात हैं, जबकि इससे पहले भोपाल में भी ईवीएम को लेकर के बड़ा तनाजा हो चुका है। ऐसे में आज जब एग्जिट पोल आते हैं तो कांग्रेस कुछ मुतमईन नजर आ रही है। कांग्रेस को मेरे ख्याल में ईवीएम के बारे में जिस तरह से बात करनी चाहिए कांग्रेस ने उस तरह से नहीं की। मैं मानता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है किसी भी हालात में हो, किसी भी सरकार में हो, सरकार इज ए मटेरियल, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी चीजें और काम करती हैं। सब कई बार तो पॉलिटिकल लीडर्स को पता भी नहीं होता एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो विश्वसनीयता है वो हर वक्त कुछ ना कुछ सस्पिशियस रहता है। जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं प्रिया जी के पास चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं रोली जी के पास आऊंगा। रोली जी, ईवीएम को लेकर भी कई बार आप लोग यानी अपोजिशन ऐतराज जता चुका है, लेकिन आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं क्योंकि एग्जिट पोल आप लोगों के फेवर में नजर आता है। देखिए इमरान जी, 2-3 चीजें मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ। ईवीएम को लेकर के हम लोग खासे परेशान रहे और पूरे जब से 2014 से ये सरकार आई है और जो बनारस को क्योटो तो नहीं बना पाए, लेकिन क्योटो और जापान की ईवीएम लेकर के यहाँ पर आ गए और वो जो ईवीएम मशीन लेकर के आए हैं, चाइनीज और जापानीज जो भी है, कभी आप देखिए कहीं कहीं खराब हो जाती है, कहीं परेशानी आती है, कहीं आप बटन दबाइए साइकिल पर निकल आता है कमल का फूल। तो ये जो समस्याएं आ रही है कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में छेड़खानी हुई है। लेकिन मैं दूसरी चीज भी आपको बता दूं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इंट भी है। आप देख रहे थे जो सीबीआई है, तोता जिसको बोलते हैं, केंद्र सरकार का तोता, अब वो तोता भी चोंच मारने लगा था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो भी उपचुनाव हो रहे हैं, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सेमीफाइनल है जी, ईवीएम की स्थिति इस समय कहीं भी ईवीएम से छेड़छाड़ इसलिए थोड़ी सी संभावना कम बनती है क्योंकि उनको पता है 2019 का चुनाव है। अभी अगर हम सारी छेड़छाड़ कर देंगे तो उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान उठेंगे और उस पर ये कहा जाएगा कि आप जो भी चुनाव है, क्या बात नहीं जो भी चुनाव है वो आप उससे करवाएं, क्योंकि हमारे या तो आप मुखालफत कीजिए साफ तौर पर कि नहीं हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम उसके विरोध में हैं, लेकिन जहां आपके फेवर में नतीजे आने लगते हैं। इमरान जी, मुझे कुछ कहना है। हम तो चाहते हैं कि 2019 का चुनाव बाकायदा बैलेट पेपर पर हो, रिजल्ट कोई भी हो। 2019 का चुनाव हम लोग बैलेट पेपर पर चाहते हैं और विश्व के कई देश जो हैं वो बैलेट पेपर पर करते हैं। वही विश्व के देश तो टच स्क्रीन ईवीएम भी यूज करते हैं मैडम, टच स्क्रीन, और एक टाइम पे 12-12 पोस्टों के लिए वोट। अर्शद साहब के पास चलूंगा। अर्शद साहब, जिस तरह से ईवीएम को लेकर के आप लोगों के एतराजात थे, आज तो आप लोगों को कुछ तकलीफ नहीं हो रही होगी। आज एग्जिट पोल के नतीजे जो है आप लोगों के फेवर में नजर आते हैं, तो कोई कांग्रेस का लीडर इसको लेकर के अब सवाल नहीं उठा रहा है, क्यों? नहीं, इस ईवीएम पे सवाल भी उठे हैं और इलेक्शन कमीशन के पास डेलीगेशन भी गया है। आपने छत्तीसगढ़ में जो बेईमानियां हो रही थी, आप फॉरेन डेलीगेशन छत्तीसगढ़ से भी गया था इलेक्शन कमीशन के पास, और राजस्थान में भी जहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, बीजेपी का बटन कांग्रेस का दबाने पर बीजेपी की पर्ची नीचे गिर रही थी, वहां कंप्लेंट की गई। तो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर पूरी तरीके से निगाह रखी जा रही है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जब बेईमानी के मंसूबे होते हैं तो वो इतनी आसानी से ट्रेस नहीं हो पाते हैं और ये इस ईवीएम का सहारा जरूर ले रहे हैं। वो बात एक अलग है कि पूरे तरीके से इसको ट्रेस आउट नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन ईवीएम कहीं ना कहीं का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। ये जहां पे इनको लगता है कि हम कमजोर हैं, वहां पे ईवीएम का पूरे तरीके से घोटाले करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे कार्यकर्ता भी इतने जागरूक हो गए हैं कि उसको ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है कि पूरे इलेक्शन को कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के काम को खुद देखे, ऐसा नहीं कर सकता है वो। लेकिन इनकी कोशिश पूरी तरीके से रहती है। प्रिया जी क्या कहेंगी? सीधा इल्जाम ईवीएम को लेकर के शक व शुबहात है, आप लोगों पर बड़ा इल्जाम होती है। मैं बताती हूँ, एक बहुत अच्छा फोटो वायरल हो रहा था आजकल जिसमें कांग्रेस का ब्रेसलेट पहन रखा है और बटन दबाया जा रहा है कमल पर। तो ऐसे तो ईवीएम हैक होती है। दूसरी बात, जब जीत रहे होते हैं, एग्जिट पोल में जीत आ गई ना, तो अब एग्जिट पोल में जीत आ गई तो ईवीएम सेफ है, लेकिन ईवीएम सवालों के घेरे में खड़ी रहेगी। लेकिन अगर हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हुई थी, ये कौन सी बातें हैं? अब जब जीते हैं बाय पोल्स में या जिन स्टेट्स में आप जीते हैं, चाहे बिहार की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, कहीं की भी बात हो, आप थोड़ा सा बहुमत में आ जाते हैं, आपकी सीटें बढ़ जाती है, आपका वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, तो ईवीएम ठीक होती है। मैडम बिहार में कहां जीती है? मैडम बिहार में भारतीय जनता पार्टी कहां जीती है? तभी उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। प्लीज पढ़ के आइए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी
जीती है? माफी चाहती हूँ अगर मैंने गलती की है, माफी चाहती हूँ अगर मैंने गलती की है, बोलने में निकल गया अगर मैंने गलती की है, तो मैंने ये भी कह दिया कि जहाँ जहाँ सीटें बढ़ती हैं वहां पर ये ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन कम से कम एक चीज पे मैडम गालिब का शेयर ले लीजिएगा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत ठीक है, हर जाता है तो ईवीएम गलत है। बाईपोल्स में ईवीएम गलत क्यों नहीं थी? जहां जहां पर जीते हैं वहां पर ईवीएम गलत क्यों नहीं थी? ये सवाल देश की जनता आपसे पूछ रही है और देश की जनता इसका जवाब इन मैं इलेक्शन शिवाजी के साथ सरकार जी के साथ पास 19 फिर में आना भी चाहूंगा। देगी। ईवीएम को लेकर के शुबहात हैं, अभी भी कांग्रेस की शक व शुबहात है, हालांकि ये भी इलेक्शन ईवीएम से हुए हैं और अगर कांग्रेस को कुछ नुकसान होता तो फिर एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस पे सड़कों पर उतरेगी इस मामले को लेकर के। अभी थोड़ा सा खामोश है। नहीं, देखिए मैं मानता हूं एक चीज जो है कि इलेक्शन का जो सिस्टम है क्रेडिबल होना चाहिए। ईवीएम सही है गलत है ये एक अलग सवाल है, पर मेरे ख्याल में जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का शक व शुबह नहीं होना और चाहिए। सर इन्हें ये भी बताइए कि राजस्थान में वीवीपैट के साथ हो रहा है इलेक्शन। नहीं एक सेकंड, इलेक्शंस इन्होंने कहा वीवीपैट के साथ हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश हो रही है धीरे-धीरे। नहीं, पर एक चीज उसमें है, वीवीपैट के साथ इलेक्शंस होता है, वीवीपैट के जो चिट्स निकलते हैं ना उसके जो प्रिंट्स हैं 3-4 दिनों में वो फेड होने लगते हैं। तो मेरा कहना है कि मेरे ख्याल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज को सोचना चाहिए कि इलेक्शन का प्रोसेस के ऊपर किसी भी तरह से अगर आप शक व शुबह करते हैं तो पूरे डेमोक्रेसी पे शक व शुबह होती है। तो जो वीवीपैट निकलते हैं उसके जो प्रिंटिंग सिस्टम है उसको सही किया जाए थोड़ा सा, और उसके जो स्याही है उसको ठीक किया जाए, और जो बैलेट जो बॉक्सेस हैं उसकी मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं वीवीपैट के जो प्रिंट्स हैं उसकी भी काउंटिंग हो, और साथ में जो है ईवीएम के जो वोट्स हैं उसकी भी काउंटिंग हो साथ में, क्योंकि वीवीपैट के जो कागज होंगे जो प्रिंट्स आते हैं उसको जो वोटर है वो देख के डालता है उसमें। तो अगर ये दोनों चीजें टैली हो जाएगी तो मुझे लगता है जो शक व शुबह की जो गुंजाइश है वो नहीं रहेगी, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इस चीज को करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी तरह से अगर जिस तरह से हम बात करते हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, जो भी सरकार में नेचुरली सबसे पहले शक व शुबह उसके ऊपर होती है, तो मेरे ख्याल में ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए एक अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारे देश में एक चीज रही है, अभी तक जितने भी चुनाव रहे हैं नॉर्मली वो साफ सुथरी ही रही है, और इस तरह की जो बातें जब होती है तो लोगों के दिल में कई तरह की बातें होती हैं, और वो उससे जो है समाज में दूसरे तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए जो काउंटिंग का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा वक्त और ज्यादा लग जाएगा, इतना ही तो फर्क पड़ेगा, ये करने की कोशिश। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल वक्त कम हुआ जाता है, खत्म हुआ जाता है। फाइनल कमेंट आप लोगों से बहुत कुछ सेकंड का मैं लेना चाहूंगा। मैं रोली जी से शुरू करता हूं एग्जिट पोल पर। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी ही पार्टी निर्धारित करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहली चीज आप 11 तारीख को इसको टैली कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा और लाइव भी चल रहा है। दूसरी चीज आपने कह दिया कांग्रेस खरीदने वाली है, इसका मतलब ये अभी भी कंफर्म है कि वहाँ कांग्रेस जीत रही है। अभी बहस की गुंजाइश नहीं, मेरी बहन आप अभी भी कंफर्म है कि कांग्रेस जीत रही है। आपने कहा कांग्रेस खरीदने वाली है, इसका मतलब आप अभी भी कंफर्म है कि कांग्रेस जीत रही है। पहली चीज है कि मध्य प्रदेश में मेरी बहन, पहली चीज है कि मध्य प्रदेश में हम लोग ही निर्धारित करेंगे कि सरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहली चीज। दूसरी चीज राजस्थान में भी हमारी अहम भूमिका होगी। तीसरी चीज छत्तीसगढ़ में भी हमारी अहम भूमिका होगी। सब जगह समाजवादी पार्टी। तेलंगाना में हमारा सपोर्ट जिस पार्टी के साथ है वो बहुत जल्दी ठीक है। मैं अरशद आजमी से आपके पास फाइनल कमेंट कुछ सेकंड में सर जी। नहीं देखिए, आंकड़े जो सामने आए हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं, और हम लोग की उम्मीद उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर है, क्योंकि जब ये इनके हालात जब बिगड़ने लगते हैं तो ये देश का माहौल बिगाड़ने में लग जाते हैं। अभी बहुत बड़ी कोशिश की थी इन्होंने बुलंदशहर में माहौल बिगाड़ने की, और जिस तरह खुली छूट दे रखी है इन्होंने अपने सहयोगी दलों को कि वो जाकर किसी को भी गोली चलाएं, गोली मारें, किसी को मारें, है ना। ये माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने प्रैक्टिस कराई है उनकी। जी मेरा फाइनल कमेंट आपसे प्रिया। ठीक है रोली जी, फाइनल कमेंट। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, विकास पर विश्वास है हमें कि इन आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी, जो हमने किया ही नहीं। निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। जी शिवाजी सरकार जी, फाइनल कमेंट। देखिए मैं मानता हूं कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक इंडिकेशन देते हैं, पर मुझे लगता है कि जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे इससे काफी फर्क होंगे, और वो उस पे जो है और भी चौंकाने वाले होंगे। ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे 11 तारीख को। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त पूरा हुआ जाता है, अब देखना ही होगा कि जो एग्जिट पोल है ये नताइज में कब तक तब्दील और कितने तब्दील होते हैं, लेकिन दिल को बहलाने के लिए फिलहाल अभी ये बहुत अच्छा ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।